हेलो, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड BSc सेकंड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके इस दूसरे ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने सेलों के बारे में पढ़ा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, और फिर इलेक्ट्रोडों के बारे में पढ़ा था कि उसमें जो गैल्वेनिक सेल जो होते हैं उसमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के बारे में फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, वो पिछले ई लेक्चर में हमने देखा। अब यहाँ हम बात करेंगे, हमने पिछले बार आपसे उस लेक्चर में ये इस बात पे एम्फेसिस किया था कि यहाँ अपने को इलेक्ट्रोड लिखना तथा इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिखना अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों में धातु, गैस आदि अन्य आवेशित अणु प्रयुक्त होते हैं, परंतु इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में इनका अभिकारकों या उत्पादकों के रूप में आवश्यक ये नहीं है। क्या कह रहे हैं हम कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों में धातु, गैस आदि अन्य आवेशित अणु प्रयुक्त होते हैं, परंतु इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में उनका अभिकारक या उत्पादकों के रूप में होना आवश्यक नहीं है। अभिक्रिया में वो मौजूद हों ये जरूरी नहीं है। अधिकतर इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में आयन एक ऑक्सीकरण अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे आयरन Fe3 से इलेक्ट्रॉन लेके Fe2। तो ज़्यादातर अभिक्रियाओं का जो नेट रिजल्ट होता है, जो लब्बुलुआब होता है, जो मेन उसमें जो अभिक्रिया जो है उसमें क्या हो रहा है कि एक आयन एक ऑक्सीकरण अवस्था से दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया में फेरिक आयनों का, जैसे इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें फेरिक आयनों का अपचयन फेरस आयनों में हो रहा है, तथा विपरीत अभिक्रिया में फेरस आयनों का ऑक्सीकरण फेरिक आयनों में हो रहा है। हम जानते हैं ऑक्सीकरण के बारे में कि अगर प्लस धनावेश बढ़ता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और धनावेश अगर कम होता है तो वो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ फेरिक से फेरस में आवेश कम हो रहा है तो ये अपचयन हो रहा है, और उल्टा +2 से +3 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, अर्थात ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण अपचयन को इकट्ठा मिला के क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो दीज बोथ आर जॉइंटली सेड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं हर एक इलेक्ट्रोड के अंदर। तो ये मूल बात है। इन अभिक्रियाओं की सहायता से इलेक्ट्रोड का विभव तथा नर्स समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। ये अभिक्रियाओं की सहायता से हम इलेक्ट्रोड का विभव पता करते हैं। इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने की तरकीब हमारे पास क्या है? नर्स अभिक्रिया, है ना। नर्स समीकरण से हम अब इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया ज्ञात करते हैं। तो नर्स समीकरण क्या है? अब ये देखें, किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता सक्रियता पर निर्भर करता है, सांद्रता या सक्रियता पर निर्भर करता है। गिब्स ऊर्जा एवं ऊष्मा गति का प्रयोग करते हुए EMF का समीकरण प्राप्त होता है। गिब्स ऊर्जा और EMF से ये जो है समीकरण, EMF का समीकरण थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी की सहायता से जो है EMF का समीकरण हमें प्राप्त होता है। माना एक, जैसे हम कैसे प्राप्त होता है ऐसे अभी देखते हैं कि माना एक सामान्य सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। एक कोई सेल अभिक्रिया है, A + B से X और Y बन रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल A, B और इतने ही इनके मॉलिक्यूल बन रहे हैं। A के A मॉलिक्यूल, B के B, ये अभिक्रिया है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से साम्य स्थिरांक, है ना। अब ये रिवर्सिबल, क्योंकि ये उत्क्रमणीय रिएक्शन होता है, तो इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएं, उत्पादकों की सांद्रता बटे क्रियाकारों की सांद्रता। यहाँ हमने सांद्रता
और यहाँ पे सांद्रता की जगह क्या है, ए इस्तेमाल किया। ये तो सांद्रता लिखा है, ये तो कंसंट्रेशन है एक्स की, और ये एक्स और वाई की कंसंट्रेशन, और एक्स मॉलिक्यूल है तो पावर चढ़ गई है, तो ये उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता है ना। और यहाँ पे उसकी जगह एक्टिविटी का प्रयोग किया है ना, सांद्रता की जगह एक्टिविटी। तो जहाँ ए एक्स ए वाई ए बी क्रमशः एक्स वाई ए बी की सक्रियता है, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन या साम्य स्थिरांक में निम्नलिखित संबंध होता है। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से हमने साम्य स्थिरांक निकाल लिया। थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में जो एक रिलेशन है वो ये है गिब्स फ्री एनर्जी का, कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन या लॉग के, है ना। जहाँ पे यहाँ पे इस समीकरण में ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन गिब्स फ्री एनर्जी, ये गैस स्थिरांक टेम्परेचर, और ये साम्य स्थिरांक है। तो यह साम्य स्थिरांक का मान, के का मान यहाँ से समीकरण 2 से इसमें रख देंगे। तो के का मान रखने पर तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इस इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, जहाँ पर डेल्टा जीरो मानक अवस्थाओं में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है ना। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये फ्री एनर्जी है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा ईएमएफ में निम्नलिखित संबंध होता है। और दूसरा एक और इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और माइनस और है, मतलब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ ई। हाँ, यहाँ पे एफ एन है, ये फैराडे कांस्टेंट है, ई एम एफ है, ये रिलेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में भी ये रिलेशन ऐसे लिखा जा सकता है ना। इन दोनों डेल्टा जी की वैल्यू, फ्री एनर्जीज की वैल्यू इस समीकरण से यहाँ पे लिख दिया। तो एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो, और ये ऐसा कैसे आर टी लॉग ये के की वैल्यू, ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से एन एफ माइनस एन एफ ई का अगर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ई, ये ई जीरो आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये लॉग जो है ना, इसका बेस ई है ना। अब इसको अगर अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसका लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, और लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू ई जीरो, और यहाँ कांस्टेंट के साथ 2.303, ये आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये नर्स इक्वेशन कहलाता है, ये नर्स समीकरण है, तथा इसमें एन सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे ये एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सचेंज इन द रिएक्शन। जैसे ऊपर जो अपन ने ये जो रिएक्शन पढ़ा था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इस ऐसी रिएक्शंस में इसकी वैल्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर इन द रिएक्शन। अब 290 के ताप पर 2.303 अपॉन आर टी अपॉन एफ, इसमें आर भी कांस्टेंट है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया 298। तो इसकी वैल्यू कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0591। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतने वोल्ट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे रख देंगे नर्स इक्वेशन में। तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस आर टी अपॉन एन एफ की जगह यहाँ पे क्या हो गया, आर टी अपॉन एफ की वैल्यू रख दी अपन ने 0.0591 अपॉन एन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर इन द रिएक्शन, लॉग 10। अब यहाँ लॉग का बेस 10 है ही, क्योंकि अपन ने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया था, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। ये नर्स्ट इक्वेशन है, और इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे, है ना, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। सभी ठोस पदार्थों
द्रवों आदि के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर गैसों के लिए सक्रियता को इकाई माना जाता है ना। ठोस पदार्थों और द्रवों के लिए तो सक्रियता एक है ही मानते हैं, और गैस के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सक्रियता को 1 मानते हैं, है ना। दोबारा पढ़े, सभी ठोस पदार्थों द्रवों आदि के लिए तथा, ठोस और द्रवों के लिए तो है ही, तथा एक वायुमंडलीय दाब पर गैसों के लिए, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस के लिए जो है वो एक्टिविटी है वो 1 मान लेते हैं, तथा तनु विलयनों में सक्रियताओं के स्थान पर सांद्रताओं को लिया जाता है ना। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तो उसमें सक्रियता की जगह सांद्रता, क्योंकि सांद्रता लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये इसके बराबर ही होता है, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें सक्रियता सांद्रता में फर्क आ जाता है ना। तो इसमें तनु विलयनों में सक्रियता के स्थान पर सांद्रता लेते हैं, एक्चुअल जो आपने डाला है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। अतः इस समीकरण से प्रत्येक इलेक्ट्रोड एवं सेल की ईएमएफ की गणना करी जा सकती है। तो इससे हम हर एक इलेक्ट्रोड की, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दें कि आप ईएमएफ एक इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर जो सेल बना है उसका भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का और सेल का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा। डेनियल सेल ने, है ना, जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में डालते, है ना। तो इसमें इसको डेनियल सेल को ऐसे लिखेंगे, जिंक आयन में और कॉपर आयन में, है ना। तो कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डाला तो अभिक्रिया क्या होगी, इसकी इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिखेंगे तो जिंक काय में कन्वर्ट हो रहा है, हम इस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाले की, जिंक की। ये कन्वर्ट किस में होगा, Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरीके से इसका लिखेंगे, इसका उल्टा होगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की रिएक्शन लिख सकते हैं आप, और इस दोनों को मिला के ये सेल की रिएक्शन हो गई, सेल की अभिक्रिया ये हो गई, क्या हो गई, Zn + Cu2+, है ना। जिंक जो है वो कॉपर आयनों से रिएक्शन करके, कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो कॉपर आयनों से रिएक्शन करके जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर। तो ये टोटल डेनियल सेल में रिएक्शन होती है। इसके ऊपर अपन नर्स समीकरण ये लगा देंगे, तो E = E0 - 0.0591। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2, है ना। तो E = E0 0.0591/2, n की जगह 2, log एक्टिविटी ऑफ Zn+ आयन, एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड अपॉन रिएक्टेंट्स। तो एक्टिविटी ऑफ Zn2+ आयन, एक्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन एक्टिविटी ऑफ जिंक एंड एक्टिविटी ऑफ Cu2+ आयन। तो ठोस अवस्था में सक्रियता इकाई लेते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ठोसों की और द्रवों की, जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था, ठोसों और द्रवों की तो हर कंडीशन में एक्टिविटी 1 मानते हैं, और गैसेस की एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्टिविटी 1 ली जाती है। तो यहाँ पे ठोस है ना, तो Cu, एक्टिविटी ऑफ दिस Cu एंड एक्टिविटी ऑफ जिंक, ये दोनों इकाई हो गए। तो यहाँ पे क्या रह गया इसमें, E = E0 - 0.0591/2 log ऊपर Zn आयन अपॉन कॉपर आयन, मतलब जिंक आयन की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी सक्रियता, और अपॉन एक्टिविटी ऑफ Cu2+ आयन, कॉपर आयन की सक्रियता। ये नर्स समीकरण ये बन गया। नर्स समीकरण की सहायता से एकल इलेक्ट्रॉनों का विभव भी निर्धारित किया जा सकता है ना। ये तो अपन ने सेल का लिखा, या ये सेल का उदाहरण दिया कि सेल का लिख सकते हैं। इसी तरीके से अपन एक इलेक्ट्रोड को भी लिख सकते हैं, जैसे धातु आयन के इलेक्ट्रोड है, कोई मेटल N+ है, तो इसकी अभिक्रिया लिखेंगे मेटल, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन में कन्वर्ट हो गया। नर्स समीकरण लगा देंगे, E = E0 - RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आयन की कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन ये मेटल की, है ना।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, ऐसे समझिए इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग ए, ऊपर क्या चीज है आक्सीकारक अपॉन अपचायक, जो आक्सीकरण करे वो आक्सीकारक और जो अपचयन करे वो अपचायक, है ना। आक्सीकारक का तो अपचयन होता है और इसका जो है अपचायक का आक्सीकरण होता है ना। यहां से समझ लीजिए आक्सीकारक N प्लस है तो इसका चार्ज कम खत्म हो जाएगा, तो मतलब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब इसका अपचयन होगा। और M मेटल है, मेटल किस में कन्वर्ट होगी N प्लस में, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज से N प्लस चार्ज बनेगा, मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका क्या होगा आक्सीकरण होगा। तो अपचायक का तो आक्सीकरण होता है और आक्सीकारक का अपचयन होता है, ठीक है। तो कैसे भी समझ लीजिए, तो ये हो गया आक्सीकारक अपॉन अपचायक। तो इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 लॉग, अब ये जो एक्टिविटी ऑफ मेटल है सॉलिड है इसलिए 1 हो गया, तो क्या बच गया केवल अपने पास एक्टिविटी ऑफ Mn प्लस आयन, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रोड मिलकर सेल का निर्माण करते हैं, हम जानते हैं। तो वह अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और उसे हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल जब लिख रहे हैं तो हमेशा एनोड को बाईं तरफ लिखते हैं और कैथोड को दाहिनी तरफ लिखते हैं। एनोड कौन सा होता है जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो ये बात ध्यान से समझ लें कि दो इलेक्ट्रोड जो सेल बना रहे हैं उनमें उस अर्ध सेल को या उस इलेक्ट्रोड को बाईं तरफ लिखा जाता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब एनोड को जो है वो बाईं तरफ लिखते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज, यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड जो सेल की बात कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कल्पना करें कि जो रॉड आपने डाली है सेल में, ठीक है, वो उसके ऊपर की बात करें, अंदर सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, है ना। अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात नहीं कर रहे, अपन गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। ध्यान करिए, आपने दो तरीके, तो यू आर नॉट डीलिंग विद द केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन दिस इन द कंटेनर, इन द पॉट, है ना। आप बर्तन के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बर्तन के बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन, एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सोल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जहां जाता है वो क्या कहलाता है, एनोड, ठीक है। तो जिस पर ऑक्सीकरण हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़े, पॉजिटिव कैसे बढ़ता है कि उसके पास जो है ये इलेक्ट्रॉन सर्किट के बाहर, मतलब पॉट के बाहर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ओके। तो एनोड को हमेशा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार वह अर्ध सेल जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं तथा वो दाईं ओर लिखा जाता है। ये कन्वेंशन है, ये परंपरा है एक जैसा पढ़ने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हमेशा अपने को ये फॉलो करना है कि एनोड हमेशा बाईं तरफ लिखेंगे और कैथोड हमेशा दाईं तरफ लिखेंगे। इस प्रकार वो अर्ध सेल जिस पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं और उसे दाईं ओर लिखा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का एनोड या कैथोड की तरह कार्य करना उसके इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। अब वो एनोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा, तो वो कोई इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल, तो वो इस पर डिपेंड करेगा वो किसके साथ जुड़ा है ना। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को, है ना, और जिसका पोटेंशियल कम होगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे, मतलब विभव पे। पोटेंशियल मतलब विभव। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का एनोड या कैथोड की तरह कार्य करना उसके विभव पर निर्भर करता है। जैसे डैनियल सेल को निम्न प्रकार लिखते हैं, है ना। इसमें जिंक तो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। अब सर्किट के बाहर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना, और अंदर क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर ये इससे जो है कन्वर्ट हो रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कॉपर को दे रहा है। तो सेल का ईएमएफ, अच्छा ये एनोड, जिंक इसमें एनोड की तरह काम करेगा, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा इसका,
है ना, अपन ने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड, तो जिंक पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए जिंक तो एनोड की तरह काम करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इस सेल का ईएमएफ दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर के बराबर होता है। तो सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालते हैं, ई सेल इजिकल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना। कैथोड का इलेक्ट्रोड ईएमएफ अपॉन माइनस एनोड का, है ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, जहां पे ई आर दाईं ओर के अर्ध सेल का राइट के इलेक्ट्रोड का विभव है तथा ई एल जो है वो बाईं तरफ के इलेक्ट्रोड का विभव है। अब किसी एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अपन के इसका पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल तो तब पता लगेगा कि किसी के साथ उसको नाप के देखेंगे, है ना। तो किसी अपन के ये निरपेक्ष चीज नहीं है, है ना। कोई चीज किसी से भारी है तो भारी कैसे पता लगेगा, किसी चीज से तुलना करके, है ना। तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोड का विभव कितना है, तो ये तो किसी के साथ जोड़ के पता लगता है। तो किसी भी एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो दो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को प्रयोगों से ज्ञात किया जा सकता है ना, हमेशा कंपेयर। अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड माना गया तथा स्वैच्छिक रूप से इसका विभव 0 मान लिया गया। तो अपन ने स्टैंडर्ड नापने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड के लिए किसी से कंपैरिजन करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान लिया, है ना, और इसका विभव भी अपनी तरफ से यूनिट मान लिया, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड मान लिया गया तो स्वैच्छिक रूप से इसका विभव भी 0 मान लिया गया। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी से जोड़कर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के विभव ज्ञात कर लिए जाते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए H+, है ना, ये H+ आयन मतलब आयनों का सोल्यूशन जिसकी एक्टिविटी अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट ली है ना, इकाई सोल्यूशन, और उसमें वो प्लेटिनम के ऑक्साइड या प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की रॉड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तब ये मानक तब होगा, ये इलेक्ट्रोड मानक तब होगा, मानक या स्टैंडर्ड तब बोला जाएगा जब इस हाइड्रोजन गैस की जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर रहे और इसके जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की इस 1 एटमॉस्फेयर वाली गैस को ऐसे सॉल्यूशन में पास किया जाए जिसमें कंसंट्रेशन यूनिट हो, है ना। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, H+ आयन 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना। ये चीजें याद कर लीजिए। और इसका इलेक्ट्रोड विभव अपनी तरफ से 0 मान लिया गया। तो दूसरे इलेक्ट्रोडों को इससे जोड़ के और उनके इलेक्ट्रोड ज्ञात किए, उनके पोटेंशियल जो है वो ज्ञात किए जाते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाना व प्रयोग करना कठिन है, अतः कई अन्य द्वितीयक या संदर्भ इलेक्ट्रॉन ज्ञात प्रयोग में लिए जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को बनाने में ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि एक तो ये स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए एक तो गैस का प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो ये जो कंसंट्रेशन है वो इकाई नहीं रह पाती है, ये सक्रियता जो है वो बदल जाती है सोल्यूशन में। तो सक्रियता बदलने की वजह से वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। तो ये इसको प्रयोग कर, फिर इसका हैंडलिंग भी मुश्किल पड़ता है। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाना भी प्रयोग करना कठिन है, अतः अन्य द्वितीयक या संदर्भ इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। तो वो दूसरे प्रयोग के अगले चैप्टर में अपन अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे जिनको यूज करके बाकी दूसरे इलेक्ट्रोडों का जो है वो पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है। तो अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, है ना। रिएक्शन कुछ भी हो उसमें हमेशा एक आयन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता
यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो आयनों के बीच में। फिर इसको इलेक्ट्रोड विभव को निकालते कैसे? नर्स समीकरण की सहायता से। नर्स समीकरण कैसे ड्राइव किया जाता है? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और थर्मोडायनेमिक्स के ये फ्री एनर्जी वाले रिलेशन है ना, ये इन रिलेशन का प्रयोग करके ये जो है नर्स इक्वेशन निकालते हैं, और फिर नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल सेल पे या एक इलेक्ट्रोड अकेले एक इलेक्ट्रोड पर भी किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हमने लिखने का तरीका बताया कि हमेशा जो है इसको एनोड को बाईं तरफ लिखेंगे और कैथोड को दाईं तरफ लिखेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हमेशा इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। और फिर अगला लास्ट अपने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का नहीं ज्ञात किया सकता, हमेशा किसी के कंपैरिजन करके ज्ञात करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड माना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी है ना, उससे निकालते हैं, लेकिन उसकी चूंकि हैंडलिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे दूसरे जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं उनको, तो वो प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो अगले ई लेक्चर में हम जो अलग अलग प्रकार के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।